लवली आनंद भी छोटी पर्सनालिटी नहीं। राजपूत, जब मैं उम्मीदवार ही राजपूत से हूँ तो राजपूतों के यहाँ वोट मांगने का क्या मतलब है? अधिकार के साथ यहाँ क्यों जाए? जब आप नेता मानते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, आप नेता मानते हैं अमित शाह जी को, तो मैं क्यों जाऊँ आपके यहाँ वोट देने मांगने? ये कभी कहेंगे तुलसी दुबे के रामायण को जलाओ, ये समाज में जात पात फैलाता है। ये मंदिर मानसिक गुलामी का अड्डा है। ये डबल चरित्र, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप अपनी बेटी को लेके तिरुपति बालाजी जाते हैं, बाल चढ़ाते। आपके पिताजी बुजुर्ग नेता आरजेडी के, वो जब सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करके आते, तो हिंदुस्तान का कोई सिद्ध पीठ, कोई मंदिर ऐसा नहीं होता है सुप्रसिद्ध जहाँ वो माथा नहीं टेक। लवली आनंद अगर जीती तो निश्चित तौर पर जानकी धाम से बापू धाम भाया शिवहर ढाका हम रेल दौड़ाएंगे, डबल इंजन की सरकार। ये जो किसानों का मेरुदंड है, बैकबोन बना हुआ है, रीगा चीनी मिल जो बरसों से बंद पड़ा है, उसको हम चालू करवाएंगे। हॉर्न भी बजेगा, धुआं भी उगलेगा, किसानों के मुरझाए चेहरे पर खुशहाली भी आएगी और शिवहर में मिठास भी आएगी। और हाँ, नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन, फर्स्ट बिहार चैनल के लिए, और हमारे साथ हैं बिहार के फायर ब्रांड नेता आनंद मोहन। हम चलिए बात करते हैं शिवहर के बारे में, जहां से आनंद मोहन जी की पत्नी श्रीमती लवली आनंद एनडीए की तरफ से जदयू की प्रत्याशी हैं और इससे पहले 1994 में लवली जी वैशाली से सांसद चुनी जा चुकी हैं। तो क्या होगा शिवहर का चुनावी मुद्दा, क्या तैयारी है, ये सब से समझेंगे आनंद मोहन जी से। आनंद मोहन जी, सबसे पहला सवाल कि इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, चर्चा भी हो रही है उसकी, तो क्या वो आपका कथन जो था, मैं चाहूँगा कि उसको स्पष्ट करें ताकि क्षेत्र के मतदाता के साथ साथ बिहार की जनता भी जाने कि वो आपका कहना क्या था। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर आधा बिहार चुनाव लड़ चुका। कहाँ नबीनगर, कहाँ त्रिवेणीगंज, कहाँ खड़गपुर, कहाँ गोपालगंज, कहाँ बाढ़, कहाँ महिषी, कहाँ उधव किशुनगंज, ये गाय घाट। उसके बाद आप लोकसभा की बात करेंगे तो सहरसा, सुपौल, वैशाली, शिवहर, ये 4 लोकसभा से। सहरसा मधेपुरा, सॉरी सुपौल ने मधेपुरा, सुपौल अब बना है। तो ये 4 लोकसभा, इस कुल मिलाकर के अगर विधानसभा की संख्या आप गिनाएंगे तो अमूमन एक लोकसभा में 6 विधानसभा होते हैं। कुल मिलाकर 30 विधानसभा में वाइफ हस्बैंड हम लोग चुनाव लड़े और 30 में 50% का स्कोर किए। जैसे आपको गिना दें, महिषी जीते 1, नबीनगर जीते 2, बाढ़ जीते 3, शिवहर लोकसभा जीते 6, तो 6 3 9, और वैशाली जीते तो 9 6 15। 30 में से 50% का स्कोर किए। आधा बिहार जो चुनाव लड़ा है, 18 साल से जो राजनीति किया, जयप्रकाश नारायण से जो क ख ग घ राजनीति का सीखा, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से, जेपी आंदोलन से, अब जो स्वयं साहित्यकार हो, आपने तो किताब भी लिखी, वही हम कह रहे हैं, जो मानक प्रकाशन है हिंदी जगत का, राजकमल, जिसकी पुस्तकें वहाँ से प्रकाशित होती हों, जिसकी पुस्तक संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रही हो, जिसकी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ माझी, हम तो लिखे हैं पर्वत पुरुष दशरथ टाइटल, बाद में उस पर जो फिल्म बनी उसका नाम पड़ा माउंटेन मैन माझी। तो
वो पाठ्यक्रम में शामिल होता हो, बच्चे उसको पढ़कर मास्टर से लेके इंस्पेक्टर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस तक का डिग्री हासिल करता हो। अब लोग उसको भाषा समझा रहे हैं कि हमारी भाषा क्या होगी, राजनीति समझा रहे हैं कि हमको राजनीति कैसे करना है, चुनाव कैसे करना है। तो क्या करें, हम लोग तो याचक हैं। अब चुनाव में जब व्यक्ति उतरता है तो याचक होता है। अब जो जमाना है ये पीत पत्रकारिता का, और जो कुछ बिना समझे बिना जाने एक पक्षीय जो बात उड़ाते हैं, वो मेरी साख पर बट्टा नहीं लगाते, पूरी पत्रकारिता पर बट्टा लगाते हैं। इसलिए कि मैं अपने जीवन के प्रारंभ में, राजनीति के प्रारंभ में क्रांतिदूत नाम का अखबार भी निकालता था, उसका संपादक मैं होता था। तो पत्रकारिता से मैं भी पैदा हुआ, है ना। तो इसलिए ये बेतुकी बातें हैं, कहीं की बातें कहीं जोड़ करके और निगेटिव बातें एक नैरेटिव सेट करना और उसको चलाना, ये सब तो चुनाव का स्टंट है, चलता रहता है। इस बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का मुद्दा क्या? जो आपने जिस बात का कहा, हमने कहा कि भाई जब एनडीए में तय हुआ, सीटें तय हुई, तो सीट तो मैं तय नहीं कर रहा था। जीतन राम मांझी जी को लड़ाना था, मैसेज देना था, तो गया कि सिटिंग सीट जेडीयू की कट गई और वहाँ सेट किया गया मांझी जी को। उपेंद्र कुशवाहा जी को, कुशवाहा समाज को मैसेज देना था। एनडीए को उस सीट की ज़रूरत थी, काराकाट उनको लड़ना था, जेडीयू की सिटिंग सीट कट गई और वहाँ उपेंद्र जी लड़े। तो लवली आनंद भी छोटी पर्सनालिटी नहीं है। लवली आनंद का भी एक मैसेज है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में मैसेज है। तो अगर वो सेट किया गया तो इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं, इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी एनडीए के नेताओं की है। कौन भेजे हमको? नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी। तो जब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी भेजे, तो मेरा कहने का मतलब ये जो कोई बात सर्वप्रथम अगर हम वर्कर्स मीटिंग में कर रहे हैं तो उसकी बातें बाहर कैसे चली गई? ये पार्टी की गोपनीयता का मामला है कि वर्कर्स मीटिंग की बातें जब हम प्रेस को नहीं बुलाएंगे वर्कर्स मीटिंग में, तो उसकी बातें 12 दिनों के बाद। ये कौन लोग थे? सुनिए, कौन लोग थे जो बाहर ले गए? और जो मैंने कहा उस साधिकार मैंने कहा कि भाई मोदी जी, अमित शाह जी हमको भेजे हैं, तो आज कौन होंगे वैश्यों के सबसे बड़े इस देश के नेता हैं? निश्चित तौर पर जो भेजे हैं उनकी जिम्मेवारी है। जो भेजे हैं उस समुदाय, जो उनको नेता मानता है, उस समुदाय की जिम्मेवारी है कि वो हमको कहे कि भाई हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप जाइए दूसरे समुदाय में। तो हम वैश्य के यहाँ क्यों जाएं? जब आप नेता मानते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, आप नेता मानते हैं अमित शाह जी को, तो मैं क्यों जाऊं आपके यहाँ वोट देने, मांगने? आप स्वयं कहिए कि आप दूसरे समुदाय में जाइए। मेरे कहने का ये ला जाता। हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि जब हमको नीतीश जी शिवहर भेजे हैं, तो ये जो लवकुश समुदाय है, पटेल समुदाय है, उसमें क्यों जाऊं वोट मांगने? आपके नेता ने भेजा है, आप उनको नेता मानते हैं, तो साधिकार आप हमको कहिए कि मेरे समुदाय में मत आइए, जाइए दूसरे समुदाय में वोट मांगने। अगर मैं राजपूत, मैं तीसरी बात भी रिपीट किया हूँ जिसको लोग छुपा दिया, मैंने कहा कि राजपूतों के यहाँ क्यों जाऊँ? राजपूत, जब मैं उम्मीदवार ही राजपूत से हूँ, तो राजपूतों के यहाँ वोट मांगने का क्या मतलब है? ये सब साधिकार हुआ है, अधिकार के साथ हमने कहा। अब हमको लहजा समझा रहे लोग,
यानी कि उस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर और जो भी आप- सुविधानुसार पेश किया गया। किसी को भी हिम्मत हो पूरा वीडियो संदर्भ के साथ सामने लाए, मैं इतना कहूँगा। और मीडिया के बंधुओं से भी कहूँगा, चैनल के लोगों से भी कहूँगा कि पूरी बात को रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पीत पत्रकारिता के अंग बनते हैं, अपने साख पर बट्टा लगाते हैं, मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है, इस सब से क्या होगा। अब चलिए मास में, इसको कौन सुनने जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वहाँ बैठे बैठे लोग उंगली टिपते रहते हैं, उससे ये ज़मीन पर कुछ अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हारे को हरिनाम, ये छटपटाहट है, बेचैनी इस बात की है कि हम चुनाव, वो लोग ऐसा कर रहे हैं जिनको हारने का गम सता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शिवहर आपका कर्म क्षेत्र रहा है और एक लंबे समय के बाद आप फिर शिवहर में सक्रिय हैं। इसके पहले आपके पुत्र चेतन आनंद जी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपके लिए और आप शिवहर की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं? देखिए, मैं उस गुनाह की सज़ा काट के आया हूँ जो मैंने किया ही नहीं। बिहार का बच्चा बच्चा इस बात से अवगत है, राजनीति का क ख ग घ जो भी जानता है, जो जरा सा भी सरोकार रखता है, सब जानते हैं कि उस दिन मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था। लेकिन ठीक है, मेरे पुरखों ने देश की आज़ादी और लोकतंत्र की बहाली के लिए सब कुछ किया। मैं भी एमएलए था, एमपी था, मेरी पत्नी एमएलए थी, एमपी रही, आज मेरा बेटा उस सदन का मेंबर है जो कानून बनाता है। मैं भी उस राष्ट्र के सबसे बड़े पंचायत का मेंबर रहा जो कानून बनाता है। अगर आप कानून बनाते हैं और वो कानून कभी आप पर उल्टा गलत या सही पड़ गया तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उसको स्वीकार कीजिए। तो हमने कानून के सामने खुद को नतमस्तक किया और उसको स्वीकार किया, जानते हुए भी कि मैं निर्दोष हूँ। बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से हमने कानून का पालन किया। 14 साल आजीवन कारावास होता है, मैं 16 साल काट के बाहर आया हूँ। तो अब निकलते ही ऊपर वाले ने एक मौका दिया कि अचानक ये फैसला मेरे पक्ष में आया, एनडीए का फैसला आया कि आप शिवहर से चुनाव लड़ें। मुझे ऐसा लगा कि मेरा वनवास भी खत्म हुआ और एक बार फिर से शिवहर की महान जनता, जिसने इसी सवाल पर रेफरेंडम की हुआ था कि आनंद मोहन दोषी हैं या निर्दोष हैं, कुछ लोगों ने कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर दूंगा। लेकिन मैं जीता भी उस रेफरेंडम में और दुनिया ने देखा कि कोई इस्तीफा भी नहीं दिया और राजनीति से संन्यास तो बड़ी बात है। आज फिर एक मौका, एक अवसर हमें मिला है इस बहाने इसी भर की महान जनता का मैं खिदमत करूं, उस महान जनता का जिसने एक बार मुझे जीवन दान दिया था। एक बार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था, क्योंकि इसी सवाल पर रेफरेंडम हुआ था कि आनंद मोहन दोषी हैं या नहीं है, और मुझे जनता ने, शिवहर की जनता ने क्लीन चिट दिया था। तो आज फिर से एक मौका मिला है। इसके पहले मेरे बेटे को शिवहर की महान जनता ने अंगीकार किया, वो यहाँ से एमएलए है। उससे पहले 15 में लवली आनंद 360 वोट से मात्र हराई गई, जैसे मैं 99 में 917 वोट से हराया गया था। तो ये सब लोगों के जेहन में है और लोग जवाब देंगे। आप इतने मंझे हुए राजनेता रहे हैं, आपने लंबा संघर्ष किया है। जेपी मूवमेंट से आपका संघर्ष शुरू हुआ था
जो हम लोग जानते हैं, हमारा पत्रकारिता में काफ़ी समय बाद हम लोग आए उसके। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव का जो मुद्दा बन रहा है, तेजस्वी यादव मंगलसूत्र को लेकर इस तरह से बयान दे रहे हैं अपनी चुनावी सभाओं में, तो क्या ये मुद्दे से भटकाने का मामला है या फिर इसमें कोई चुनावी रणनीति उनको दिख रही है? देखिए, इन लोगों को कोई काम नहीं रह गया है। ये कभी कहेंगे तुलसी दुबे के रामायण को जलाओ, ये समाज में जात पात फैलाता है। हमारे कैसे समाजवादी हैं हम? जो भी समाजवादी खुद को कहते हैं, उनके आराध्य, उनके प्रेरणा तीन ही व्यक्ति होते हैं प्रायः। एक आचार्य नरेंद्र देव, जो थिंक टैंक थे समाजवादियों के, दूसरे जेपी और तीसरे लोहिया। तीन प्रेरणा पुंज हैं समाजवादी। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि रामायण में हीरा है, पन्ना है, मोती है, मानक है, जवाहरात है, उसी के साथ साथ संभव है कुछ कंकर पत्थर भी हो। ये डूबने वाले पर निर्भर करता है कि आप कंकर पत्थर लेके आते हैं या हीरा मोती जवाहरात लेके आते हैं। यहाँ तुलसी दुबे के रामायण को जलाओ, ये कहेंगे सरस्वती बच्चलन है, ये कहेंगे दुर्गा जी फॉरवर्ड है, महिषासुर के हम वंशज हैं। ये मैं नहीं कहता। इनके जिनका जिक्र आपने किया, नवोदित नेता, उन्होंने कहा इसके पहले, मंगलसूत्र के पहले, कहा कि ये मंदिर मानसिक गुलामी का अड्डा है। ये डबल चरित्र, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप अपनी बेटी को लेके तिरुपति बालाजी जाते हैं, बाल चढ़ाते हैं। आपके पिताजी बुजुर्ग नेता आरजेडी के, वो जब सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करके आते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई सिद्ध पीठ, कोई मंदिर ऐसा नहीं होता है सुप्रसिद्ध जहाँ वो माथा नहीं टेकते हैं और ईश्वर से स्वास्थ्य की कामना नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजी हो, गुरुद्वारे हो, सभी अल्लाह ताला के, ईश्वर का निवास स्थान है, जहाँ जाके लोगों को आस्था का प्रतीक है, जहाँ जाके लोगों को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। ये मानसिक गुलामी का अड्डा नहीं है, ये आध्यात्मिक चेतना का अड्डा है, जो हमें जीवन में जीने का कला सिखाता है, मार्गदर्शन देता है। जहाँ आकर के मार्क्स फेल कर गया। मार्क्स ने कहा धर्म हफीम है। हिंदुस्तान आके कोई कम्युनिस्ट नहीं है जो मस्जिद नहीं जाता हो, मंदिर नहीं जाता हो, गुरुद्वारा नहीं जाता हो। अगर ईसाई है तो यहाँ जिसके घर में गृह प्रवेश के समय सत्यनारायण भगवान का पूजा ना होता हो, कोई कम्युनिस्ट नहीं है जो बाबा धाम नहीं जाता हो। यहाँ हर सोशलिस्ट, हर कम्युनिस्ट। ये हिंदुस्तान है, ये एक बड़ा ही आध्यात्मिक देश है। तो यहाँ ये सब बातें बेतुकी हैं। कब नॉमिनेशन कर रही हैं लवली आनंद जी? 29 को। 29 को नॉमिनेशन कर रही हैं। तो ये थे आनंद मोहन, जिन्होंने जीवन में लंबा संघर्ष किया है, राजनीतिक जीवन में। एक सवाल और बनता है कि आपको वहाँ कब उस शक्ति कहाँ से मिलती थी जब आपको अदालत से सजाए मौत हुई की सज़ा मिली, उसके बाद आप इतना अंदर से इतनी ताकत कहाँ से लाते थे? कोई आम आदमी होता तो टूट जाता। देखिए, बापू सभागार में मेरी एक पुस्तक कैक्टस के फूल का विमोचन था। देश भर के जाने माने साहित्यकार, कलाकार, विभिन्न विधाओं के लोग आए हुए थे, राजनेता सभी। मेरी बेटी सुरभि, एडवोकेट सुरभि आनंद ने अपनी छोटी सी तकरीर में एक बात कही जो लोगों को छू गया। यूरोप के एक साहित्यकार, नामी गिरामी प्रख्यात साहित्यकार के बारे में वो उदाहरण दी कि जब वो जेल गए
पत्नी के की हत्या के आरोप में या प्रताड़ना के आरोप में जब वो जेल गए तो उतने बड़े साहित्यकार जेल जाने के बाद जेल के कष्ट को झेल नहीं पाए और वो विक्षिप्त हो गए, अर्ध विक्षिप्त और फिर बाद में विक्षिप्त हो गए। मेरे पापा जिनको मृत्युदंड की सजा मिली, कन्वर्ट होकर के आजीवन कारावास हुआ और जब वो जेल गए तो वो साहित्यकार हो गए। तो ये एक बड़ी बात उसने अपनी छोटी तकरीर में कह दी। जिंदगी में हर हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए। गांधी जी यही हमको कहते थे, संदेश देते थे। गांधी जी कहते थे जब हम तो अंदर थे, अंदर जो ऊंची लंबी चार दीवारी के अंदर जब आदमी कैद होता है, पूरी दुनिया से कटा हुआ, तो बाहर नहीं झांक पाता, बाहरी दुनिया को देख नहीं पाता। ऐसे में व्यक्ति अपने अंदर डूबता है और जो व्यक्ति अपने अंदर जितनी गहराई से डूबेगा, बातें उतनी ही गंभीर बाहर आएंगी। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं खुद में झांकने लगा, अब बाहरी दुनिया से ज़्यादा खुद अंदर देखने लगा, और जो अंदर देखा तो अंदर की बातें जो बाहर आई वो संघर्ष की बातें थी, वो आत्म बलिदान की बातें थी, वो अपनी बीती बातें थी। और इसलिए उसमें काफ़ी दम है हमारे साहित्य में, जो लोग भी पढ़ा। और इसलिए जब मैं डूब के लिखा तो पहली कहानी CBSE में स्वीकृत हुई। जब मैं डूब के लिखा कैद में आज़ाद कलम, तो संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ी। जब मैं डूब के लिखा तो स्वाधीन अभिव्यक्ति राजकमल से प्रकाशित हुई। ये उपलब्धि है जेल की, क्योंकि सोच सकारात्मक रखिए, ये मान के। और दूसरी बात गांधी जी ने कहा, जब चारों तरफ घुप अंधेरा हो तो सीधे जनता में जाओ। कहीं कोई दूर दूर तक रोशनी की किरण दिखाई न पड़े तो निराश मत होना, सीधे जनता के बीच जाना। जिसे तुम मूर्ख समझते हो वो भोली भाली जनता, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। आज मैं पूरी दुनिया को क्या कौन बोल रहा है, क्या कौन कह रहा है, इसकी परवाह नहीं करता। हमने अपने प्रेस के मित्रों को कहा, ये सादर विनम्रता से, कि आपको जितना कुछ लिखना हो लिखिए। आपको अचरज तब होगा जब मैं आप सबके इस लिखने पढ़ने के बावजूद लाखों मतों से, रिकॉर्ड मतों से शिवहर से जीत के आऊँगा, तो पूरी दुनिया को तब लगेगा कि भाई लोग कह क्या रहे थे, हो क्या रहा है। इसलिए कि मैं जनता के बीच हूँ। मुद्दों की बात आप भूल गए। हाँ, वो बीच में मैंने कहा था, आपने पहले शुरू किया था कि आपके मुद्दे क्या हों। देखिए, देश के अति पिछड़ा संसदीय क्षेत्र है, उसमें शिवहर है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती की त्रासदी झेलता हुआ सदियों से ये इलाका है। 3 जिलों में विभक्त है, कुछ पार्ट मोतिहारी का, कुछ सीतामढ़ी का और पूरा शिवहर। ये 3 जिले में विभक्त है और खंड प्रखंड है। यहाँ से आप चलेंगे ज्यूली घाट, फिर आपको स्टॉप मतलब रोकना पड़ेगा खुद को, वहाँ नदी आ जाएगी, बांध आ जाएंगे, फिर उस पर कोई पुल नहीं है, सड़कें नहीं है। आप जाइए यहाँ अदौड़ी से खोड़ी पाकर, फिर वहाँ सड़कें टूटी हैं, फिर नदियाँ हैं। 6 महीना यहाँ समंदर का नज़ारा होता है। आप चले जाइए इधर से बैरगिनिया से फुलवरिया, फिर वो पूर्वी चंपारण से कटा हुआ है, सीतामढ़ी। और वो मेरा एक प्रयास हुआ था बंसी चाचा के नाम पर पुल निर्माण का, पेंटून पुल,
लोहे का। उसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से अब उस पर पुल बन रहा है। अब वो बैरगनिया नहीं रहा जो 30 बरस मेरे ज़माने में था, पहले था, परिवर्तन हुआ। लेकिन अभी बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। यहाँ से चलिए आप बेलवा घाट, फिर आपको जो है ना शिवहर और पूर्वी चंपारण अलग अलग है। तो ये खंड पखंड है। ये कोई अगर कहता है कि सांसद बन के इस काम को हम पूरा कर देंगे तो सिवा ठगने के वो कुछ नहीं बोल रहा है, ठग रहा है लोगों को। 5 करोड़ सांसद का को मिलता है, 5 वर्ष में 25 करोड़ मिले। आपको एक ही पुल बनाने में कोई पुल नहीं है जिसका 5 पाया भी, 25 पाया छोड़ दीजिए, 5 पाया भी 25 करोड़ में बने, आधे पुल का भी निर्माण पूरे कार्यकाल में हो पाए। इसलिए वही करवा सकता है जो डबल इंजन की सरकार का प्रतिनिधि एमपी होगा। नहीं तो लोग जीतेंगे और आकर के रोएंगे, कहेगा कि आप तो बोले थे ये, तो हम क्या करें भाई, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें भाई, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। लवली आनंद जीतेगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस 77 वर्षों की आज़ादी के बाद जो ये क्षेत्र त्रासदी झेल रही है, निश्चित तौर पर हम साधिकार नरेंद्र भाई मोदी जी को कह करके, भाई नीतीश जी को कह करके इन योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। ये हमारे बस की बात है, किसी दूसरे प्रतिपक्षी सांसद के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अलर्ट कर रहा हूँ, जो बड़ी लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे हैं उनके 5 करोड़ सालाना से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ एक एक प्रोजेक्ट हजार करोड़ का है, 500 करोड़ का है। तो ये तो खंड पखंड जो कर दिया है बागमती ने, गंडक बूढ़ी गंडक ने, उसको हम संवारने का काम करेंगे, मूर्त रूप देने का काम करेंगे, पुल पुलिया का निर्माण करके, बांध का, डैम का निर्माण करके। दूसरी बात कि एक सदियों वर्षों से आज़ादी के बाद से लगातार, आज़ादी के पूर्व से, आज़ादी के बाद से चिर प्रतीक्षित मांग थी शिवहर को रेल। जब मैं सांसद था तो रामविलास जी मंत्री थे, मैं जाकर के रामविलास जी से सर्वे का आर्डर करवाया और 5 लाख रुपया ग्रांट करवाया। 1 रुपया भी किसी योजना पर अगर रेल मंत्रालय स्वीकृत कर दे तो योजना पक्की हो जाती है। लेकिन 5 लाख रुपए स्वीकृति के बाद, सर्वे के ऑर्डर के बाद वो आज तक पूरा नहीं हुआ। लवली आनंद अगर जीती तो निश्चित तौर पर जानकी धाम से बापू धाम भाया शिवहर ढाका हम रेल दौड़ाएंगे डबल इंजन की सरकार में। दूसरा, ये जो किसानों का मेरुदंड है, बैकबोन बना हुआ है, रीगा चीनी मिल जो बरसों से बंद पड़ा है, उसको हम चालू करवाएंगे। सायरन भी बजेगा, धुआं भी उगलेगा, किसानों के मुरझाए चेहरे पर खुशहाली भी आएगी और शिवहर में मिठास भी आएगी। और हाँ, चीनी मिल के का मिठास पूरे शिवहर सीतामढ़ी के इलाके के किसानों को नजर आएगी। तो ये कुछ संकल्प है हमारे। उस पार पचपकड़ी और कुंडवा चैनपुर को प्रखंड बनाने का और शिकारगंज को संपूर्ण प्रखंड का दर्जा देने का, उसी के साथ साथ छोटा जिला त्वरित विकास के तर्ज पर ढाका को, जैसे एक प्रखंड को में तरियानी को जोड़ के एक प्रखंड को 4 प्रखंड बनाया गया, उसमें तरियानी 5वां प्रखंड जुड़ा और अनुमंडल बना, फिर शिवहर जिला बना। उसी तरह ढाका को भी हम जिला बनाएंगे। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी जीत के बाद। धन्यवाद। तो ये है आनंद मोहन, और शिवहर इनका कर्म क्षेत्र रहा है।
तो शिवहर के कई कर्ज हैं इनके ऊपर, जो ये कह रहे हैं कि अगर लवली आनंद इनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो वो कर्ज इस बार शिवहर की जनता को चुकाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं राजीव रंजन, फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।